मॉर्निंग श्री कृष्ण में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पिछले सेशन से। ठीक है, पूछ लेते हैं। ये बताइएगा, ये जो एनसीएससी है उसको क्रिमिनल कोर्ट की पावर होती है? क्या ये सही है कि गलत है? एनसीएससी को क्रिमिनल कोर्ट की पावर होती है? एनसीएससी को क्रिमिनल कोर्ट की पावर होती है? एनसीएससी सिविल कोर्ट की पावर होती है उसको। ठीक है। अच्छा, जो जीएसटी काउंसिल के अंदर जो वोटिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो कितनी होती है? जीएसटी काउंसिल के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट का वोटिंग शेयर होता है वो कितना होता है? वो मैम ने वो श्री कृष्ण मैम, आपने 3/4 वो लिख दिया कि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए मेजॉरिटी का, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ना। बट उनका वोटिंग शेयर कितना होता है? 2/3। 3/4 है कि टोटल अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो 3/4 होना ही चाहिए उनका। ठीक। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना ये यूपीएससी 2012 में स्टेटमेंट यूज हुआ था। CAG report on execution of projects or program by minister are discussed by the public account committee। कि जो कैग की रिपोर्ट है, जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, तो मिनिस्टर के द्वारा डिस्कस करी जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक। ओके। ये जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक, ये जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो मतलब बेसिकली इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, वो किसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव करता है? सीईसी की रिकमेंडेशन पे, एग्जैक्टली। जो ये फाइनेंस कमीशन होता है उसके 4 अदर मेंबर्स में मैं एक क्राइटेरिया बोलूंगा, क्या वो क्राइटेरिया सही है कि उन, मतलब एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर, टोटल मिला के 5 जनों की ये बॉडी होती है, कौन सी? आपकी फाइनेंस कमीशन। तो एक स्टेटमेंट बोलूंगा, क्या वो स्टेटमेंट सही है कि इसके अंदर जो एक मेंबर होता है वो हाई कोर्ट के बराबर क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, मतलब वो हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड करता हो चीजों को, भले से वो हाई कोर्ट का जज ना हो, लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने का क्राइटेरिया फुल कर रहा हो तो वो एक मेंबर होता है फाइनेंस कमीशन। क्या ये सही है कि गलत है? एग्जैक्टली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है पब्लिक अफेयर्स में। 4 अदर मेंबर्स, एक तो हाई कोर्ट के जज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, सेकंड स्पेशल नॉलेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंट में, थर्ड कि फाइनेंशियल मैटर में और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छे से उसको एक्सपीरियंस रहा हो, स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अगर तुम देखते हैं तो सबसे पहले नीति आयोग देख लेते हैं, है ना। ये बेसिकली अगर देखें तो इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोला जाता है, बिकॉज कि ये यूनियन कैबिनेट के एक रिजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी, जो कि 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुई थी। ठीक। जिसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। क्यों? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छे से
फेडरलिज्म को भी बढ़ाने का काम करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाती है। संघवाद मतलब बेसिकली आपके सेंटर में बैठी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव दोनों बढ़ाती है। जैसे मतलब दो स्टेट मिलके काफी अच्छे से किसी काम को कर ले रहे हैं, या मान लीजिए किसी इंडेक्स में महाराष्ट्र आगे निकल गया, ये कुछ इंडेक्स निकाल रही है, तो वहीं पे उत्तर प्रदेश सोचेगा कि मेरे को भी थोड़ा सा इसमें काम करना है ना। तो काफी अच्छे से फेडरलिज्म भी मजबूत करने की कोशिश करती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका एक चेयरमैन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक। जो गवर्निंग काउंसिल है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेड करी जाती है। ठीक। और इसके अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ठीक। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर बेसिकली आपके इश्यूज डिस्कस वगैरह जो कि काफी अच्छे से होते हैं, कौन से कि क्या क्या पॉलिसी कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है किस स्टेट में, या कोई जो पॉलिसी है वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन के बाद दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ये सारी चीजें उसमें दिखते हैं। ठीक। और अगर आप इसमें देखेंगे तो जो इसमें आपको वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। ठीक। जो कि एवरीडे एक्टिविटीज के इंचार्ज होते हैं। बट वो जो वाइस चेयरपर्सन है वो आपके कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। चार इसमें फुल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे जो कि मेंबर ऑफ स्टेट की रैंक के बराबर होते हैं। दो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि एकेडमिक्स से होते हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटीज से हो। ठीक। या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हो, बट दो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक। और अगर आप देखेंगे अ, ये रोटेशनल बेसिस पे ये जो मेंबर्स हैं इनको रिक्रूट करा जाता है। रोटेशनल बेसिस पे इन द सेंस कि ये जो दो मेंबर है पार्ट टाइम मेंबर, तो कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आ गया, कभी यूनिवर्सिटी से बुला लिया, या कहीं अदर चीजों से, बट होना चाहिए एकेडमिक्स बैकग्राउंड। ठीक। और जो ये मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपके सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी जो रैंक होती है वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के बराबर की होनी चाहिए, मतलब सेक्रेटरी के बराबर की होती है। अगर आप देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी होता है उसके बराबर की सीईओ की रैंक होती है, जो कि अपॉइंट करे जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक। इनका फिक्स टेन्योर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखते हैं तो ये नीति आयोग के द्वारा जो काम है उनको हम चार मेन हेड्स में डिवाइड कर देते हैं कि पहला क्या, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क की ये पॉलिसी डिजाइन करते हैं और जो प्रोग्राम से रिलेटेड फ्रेमवर्क वगैरह जो भी चाहिए होता है। सेकंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, चीजों का इवैल्यूएशन करते हैं। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मतलब काफी अच्छे से ये थिंक टैंक है। नॉलेज और इनोवेशन इन द सेंस की तमाम चीजें ये न्यूली लॉन्च भी करते रहते हैं। आपको पता है तमाम मीटिंग्स होती रहती हैं, तमाम एकेडमिक्स बुलाए जाते हैं अदर अदर यूनिवर्सिटीज से, और आउट ऑफ द इंडिया भी बुलाए जाते हैं। ठीक। अगर आप देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ, अगर आप एक लोकपाल एंड लोकायुक्त अंडर 2013 के एक्ट के अंदर जो लोकपाल है, लोकपाल एक एक्ट लाया गया है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप देखते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि उस टाइम पे काफी इशू भी चल रहा था, क्या कि मतलब जो ये एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर या सीएम, इनके ऊपर भी कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इनके चीजों को, अच्छा, फोर मेंबर रिलेटेड, मैं समझा नहीं इसमें। फोर मेंबर रिलेटेड टू, फोर फुल टाइम मेंबर जो है मैम वो मेंबर ऑफ स्टेट के रैंक के बराबर के होने चाहिए, ये था उसमें। आप यही पूछ रहे हैं तो अगर बाकी आप बता दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है काफी अच्छे से लाया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। लोकपाल आपके कहाँ होते हैं? आपके ये
मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह की निगरानी में रखते हैं। लोकायुक्त आपके स्टेट्स वगैरह में काफी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। तो क्या होता है, लोकपाल 2013 एक्ट के अंदर सजेस्ट करी गई क्या कि लोकपाल के अंदर एक तो खुद लोकपाल होगा, वही जो चेयरपर्सन होगा, उसके अलावा 8 मेंबर्स होंगे। बट 8 मेंबर्स से ज्यादा लिमिट क्रॉस ना करे, भले से कम रह जाए। ठीक, नॉट एक्सीडिंग 8, मतलब कि 8 से ज्यादा नहीं, 8 से कम ही रहे तो ज्यादा है। अब उस 8 मेंबर के अंदर लगभग 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। उस 8 में से अगर मान लीजिए 6 हैं तो 3 जुडिशियल मेंबर हैं, है ना। ये कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ही 8 होंगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे चेयरपर्सन के साथ जो अन्य मेंबर्स होंगे। ठीक, तो उसके अंदर 50% जुडिशियल और आपके 50% जो मेंबर होने चाहिए वो आपके SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन जो है ना, उनमें से बिलोंग करने होने चाहिए। 50% आपके क्या, कि SC ST OBC या माइनॉरिटी से रिलेटेड पर्सन होने चाहिए। ठीक, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर एक सर्च कमेटी बैठाई जाती है लोकपाल के करने के लिए। बट अभी आप देख रहे होंगे कहाँ लोकपाल इतने उससे रिक्रूट करे जा रहे हैं लोकायुक्ता, बट हमारे लिए जानना जरूरी है तो जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करता हूँ तो एक पैनल सर्च कमेटी बैठती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो PM प्लस स्पीकर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एक ज्यूरिस्ट बैठते हैं, जो कि रिकमेंड करते हैं नाम किसको, प्रेसिडेंट को। प्लस प्लस करके लिख सकते हैं आप, आपको ध्यान रहेगा। PM प्लस स्पीकर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस CJI और एक ज्यूरिस्ट, जो कि रिकमेंड करते हैं नाम को प्रेसिडेंट को, फिर वो उनको रिक्रूट करते हैं। ठीक, इनकी जो सैलरी वगैरह जो होती है, सैलरी अलाउंसेस वगैरह, जो सर्विस कंडीशन, वो उनकी सेम होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होती हैं जो लोकपाल होते हैं। जो अदर मेंबर्स हैं उनका जो होता है वो सारा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है चीजें। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो जुरिस्डिक्शन की बात करूं अगर लोकपाल की, तो काफी अच्छे से ये पब्लिक सर्वेंट वगैरह उससे रिलेटेड चीजों को देखते रहते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MP, ठीक, इन जो भी ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D के एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर भी अगर ये मतलब इन द सेंस कि देखना चाह मॉनिटरिंग करते हैं एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि ये जो एक्ट है ये लोकपाल को मतलब अलाउ नहीं करता कि अगर मान लीजिए कि एलिगेशंस लगे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड या एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड या एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस से रिलेटेड। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कंप्लेन जो होगी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड, वो तब तक नहीं हो सके जब तक पूरी लोकपाल बेंच इस चीज को क्या ना कर दे, काफी अच्छे से कंसीडर ना करते, या उसके अंदर 2/3 मेंबर इस चीज को अप्रूव ना कर दें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी। मतलब ये जो वो बताए हैं मैंने सब्जेक्ट कौन से, इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, अगर इन सब चीजों के खिलाफ प्रधानमंत्री के अगेंस्ट लोकपाल कोई चार्जेस लगाता है या कंप्लेन फाइल करता है, तो बेसिकली उसके अंदर जो बेंच है, जो कि उसके साथ बेंच थे ना, एक चेयरपर्सन होता है लोकपाल में और 8 अन्य मेंबर, तो उनमें 2/3 मेंबर्स को वो चीज अप्रूव करनी होगी, तब उसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन सब मुद्दों पे कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी और आगे बढ़ेगी। ठीक, तो इसको ध्यान रख लें। इंक्वायरी अगर कोई भी मतलब मान लीजिए कि लोकपाल ने कोई भी कंप्लेन रिसीव करी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तो बेसिकली वो जो इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो एकदम फर्स्ट स्टेज की इंक्वायरी होती है, वो विद इन 90 डेज पूरी होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक, एक और चीज होती है कि लोकपाल स्यूमोटो एक्शन नहीं ले सकता है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। तो मेरे को आप एक चीज बताइएगा, व्हाट इज स्यूमोटो एक्शन।
व्हाट इज स्यू मोटो एक्शन? लोकपाल स्यू मोटो एक्शन नहीं ले सकता है पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ। तो ये स्यू मोटो एक्शन क्या होता है? व्हाट इज स्यू मोटो एक्शन? एनीवन प्लीज? कि हाँ, स्यू मोटो एक्शन का ये मतलब होता है। बोलते हैं ना कि स्यू मोटो एक्शन की पावर है उसको, ये स्यू मोटो एक्शन ले लेता है, ये नहीं लेता है। तो स्यू मोटो एक्शन होता क्या है? बेसिकली सेल्फ नोटिस। एग्जैक्टली, सही बोला है। स्यूमोटो का इन द सेंस कि वो अपनी तरफ से इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, या उनको ऐसा कोई भी समन वगैरह नहीं नोटिस दे सकते हैं कि हाँ वो उनको प्रस्तुत होने के लिए उनको समन इशू कर दें। ठीक, इज नॉट द राइट पर्सन टू इशू दीज थिंग, कि वो समन इशू कर रहे हैं या कोई नोटिस इशू कर रहे हैं उनको, है ना। तो सुमोटो में यानी कि वो खुद से ही तो नोटिस इशू करके उन पब्लिक सर्वेंट्स को अपने पास बुलाएं या इंक्वायरी वगैरह करें, एकदम नहीं। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इस तरीके से नहीं होंगी, मतलब वो सुमोटो एक्शन नहीं ले सकते। ठीक, सेम वैसे ही आपको लोकायुक्त देखने को मिल जाता है, ये स्टेट्स में होते हैं लोकायुक्त। ठीक, स्टेट में जो, जैसे सेंटर में लोकपाल होता है, तो सेम इसी तरीके से स्टेट में लोकायुक्त रिक्रूट करे जाते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इनका जो टेन्योर है वो 5 साल से 65 साल तक होता है। लेकिन कोई भी लोकायुक्त रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। ठीक, जो रिकमेंडेशन होती है लोकायुक्त की, वो ओनली एडवाइजरी नेचर की होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती। ठीक, तो हाँ, 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था पहली बार लोकायुक्त। ओके, एग्जैक्टली, ये टेबल भी दे रखी है लक्ष्मीकांत में, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये जो दो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी ये हो गई हैं। एक एनएचआरसी है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी इन द सेंस कि वो बॉडी एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। वो बॉडी एक पार्लियामेंट्री एक्शन के, मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है। ये स्टेब्लिश हुई थी आपकी 12 अक्टूबर 1993 में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर। ये प्रोवाइड करता है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसी एक्ट से पावर लेते हुए स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म होता है। ठीक, जो एनएचआरसी है, अगर आप उसको देखेंगे तो एनएचआरसी के अंदर एनएचआरसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये आपके ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीजों को देखता है कि हाँ, मतलब प्रोटेक्ट करता है आपके ह्यूमन राइट्स को। अगर कोई वायलेशन देखने को मिलता है या कुछ ऐसी गतिविधि उसको दिखती है, तो वो मतलब उस पर एक्शन लेना चाहता है, ये कंप्लेन वगैरह रजिस्टर्ड करता है ना। ऐसे होता है ना, ये जो आपके मैनुअल इसके विंजिंग वगैरह करते हैं लोग, तो उनसे रिलेटेड भी कंसर्न रखता है ये। ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, और इनको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन में? 6 मेंबर बॉडी बनती है एक, जो कि रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि हाँ, इनको रिक्रूट करिएगा एज अ चेयरपर्सन या मेंबर। तो जो 6 मेंबर कमेटी वो देख लेते हैं, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउसेस के, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, और दोनों सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक आपके होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप जितनी भी बॉडीज देखेंगे, जितने भी एक पोजीशन देखेंगे, उन पोजीशन में आप एक चीज देखने को मिलेगी कि किसी की भी उम्र 65 साल से एक्सीड नहीं कर रही है, कि 65 साल के बाद कोई पर्सन नहीं रह पा रहा है पोस्ट पे, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट है। बट एनएचआरसी के चेयरमैन की ये पोस्ट होती है कि वो या तो 3 साल पूरे करे या 70 साल तक की एज तक रह सकता है, मतलब दोनों में से जो भी पूरा हो। जैसे कि वो अगर 68 ईयर्स में रिक्रूट हुआ है तो 70 साल तक रहेगा, 2 साल रहेगा।
या कोई 67 में रिक्रूट हुआ है तो 3 साल रह लेगा, तो कितना 70 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक। अब जो प्रेसिडेंट है वो इनको रिमूव कर सकता है। ठीक। बट स्पेसिफिक कुछ सरकमस्टांसेस के अंदर, है ना, कि ऐसा कोई चार्जेस वगैरह एलिगेशंस वगैरह चीजें होती हैं, तो कुछ एक स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस हैं, उनके बेसिस पे इनको रिक्रूट करा जा, मतलब रिक्रूट बोल रहा हूँ, रिमूव करा जा सकता है। किसको? NHRC के चेयरमैन को। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बट हाँ, अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, मेरे को अभी ध्यान आया इनका मैसेज देख के, कि इनका जो मैं वो चेयरमैन का जो वो है ना, वो शायद 5 ईयर और 70 साल तक कर दिया गया है, ना कि 65 है। बट हाँ, वो जो 3 ईयर था उसको 5 साल कर दिया गया है ना। ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना, ये 3 साल को घटा के 5 साल कर दिया गया है, बट लास्ट एज 70 साल ही है। ठीक। लास्ट एज 70 साल ही है, बट वो 5 साल या 70 साल जो भी चीजें पूरा हो रही हैं, ऐसा है। ठीक। इसको ध्यान रखना। सर वाइस चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेम। मैम किसमें? लोकसभा में? राज्यसभा किसकी बात कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट में मैंने ये बताया ना कि इसमें डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कमेट मतलब जो कमेटी रिकमेंड करती है। मैं समझा नहीं किस सेंस में आप ये पूछना चाह रहे हैं। अगर कमेटी की बात है, मैं उसको दोबारा बोल देता हूँ कि उसमें कौन कौन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउसेस के, और यूनियन होम मिनिस्टर। सर मेरा सर मेरा माय गॉड। एक सेकंड में माइक ऑफ कर लेता हूँ। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, छोटा सा ही डाउट था। ये अपॉइंटमेंट में ठीक है, ऑल मेंबर समझ आया, बट इसमें वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और अगर कहें डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इज इट सेम और डिफरेंट? ये पूछ रही थी मैं। अच्छा ठीक है मैम, अगर वैसे इन जनरल टर्म्स की बात करें, राज्यसभा की बिना बात करूं, मैं जनरल टर्म्स की बात करूं, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन एक हायर अथॉरिटी होती है एज कंपेयर टू वाइस चेयरपर्सन। बट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो डेप्यूटी चेयरमैन ही होता है ना आपके राज्यसभा में। लेकिन इन जनरल टर्म्स अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये मान लीजिए किसी कंपनी में होते हैं, तो वाइस चेयरमैन जो होता है उसकी कम थोड़ा सा आपको पावर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू डेप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ तो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों सेम ही एक तरीके, मतलब वो वही है, उसी को ही बोल देते हैं। ठीक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक आपकी इसी के साथ मतलब बॉडीज को कंपैरिजन करके देखें तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप इसी के साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देख लेंगे तो आपको चीजें और आसान लगेंगी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेम वही उसी एक्ट के थ्रू आता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बनाई गई थी ये भी बॉडी। इसका अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से जो इसका वो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करता है आपका गवर्नर अपॉइंट। ठीक। किसकी रिकमेंडेशन पे? आपका चेयर चीफ मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर उस कमेटी का हेड होता है, जैसे कि यूनियन वाली में प्राइम मिनिस्टर हेड होता था, तो इसके अंदर अब क्या होगा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, स्टेट होम मिनिस्टर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। ठीक। वरना यूनियन वाली में हमको दोनों को देखने को मिल रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। इफ अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का लीडर ऑफ अपोजिशन कमेटी में होता है, वरना नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करी जाए जो
देखो अपॉइंटमेंट तो इनका गवर्नर कर रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर अभी कभी भी आपको एलिमिनेशन वगैरह की टेक्निक अपनानी हो, कुछ भी करना हो, कि जिस बॉडी ने रिक्रूट करा है उस बॉडी के रिक्रूट करने के बराबर अगर कोई पोजीशन पे होल्डिंग पर्सन है या कोई बॉडी है, मतलब जिस पर्सन ने रिक्रूट करा है उस पर्सन के बराबर ही एक पर्सन होना चाहिए, या उससे अबव का पर्सन होना चाहिए, तो ही वो उसको रिमूव कर सकता है। उससे नीचे पोजीशन का पर्सन उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पे गवर्नर ने रिक्रूट करा है तो गवर्नर ही रिमूव कर सकता है। गवर्नर से अब पावर का कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आपको जो चेयरमैन है या जो अन्य वो रिमूव करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, मिसबिहेवियर के चार्जेस में, है ना, इनकैपेसिटी के चार्जेस पे। ठीक, तो ये कुछ सरकमस्टांसेस हैं जिनके उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपको देखने को मिलता है। ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था, बताइएगा? आरटी आरटीआई लिखा था। आरटीआई एक्ट के लिए। अच्छा ये बताना, इसका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर से रिलेटेड अभी चीजें अटकलें चल रही थी ना इसके। 5.65। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, 5.65 होता है ना। ये जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करी जाए ऐसा होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन वही आरटीआई एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसके बारे में आपको संविधान में थोड़ी देख रहा है को मिल रहा है मेंशन। ठीक, कमीशन के अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं और 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उनके अलावा 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा करा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होंगे? जो कि नॉमिनेट करे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो जो बॉडी इसके चेयरपर्सन को रिक्रूट करते हैं उसके अंदर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट करा जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। जिनका टेन्योर होता है वो 5.65, यानी कि जो भी पूरी तरीके से जो भी पहला पूरा हो जाए। ठीक, और मे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी डिसाइड करे जा, मतलब अभी अटकलें भी देखने को मिल रही थी ना काफी अच्छे से इनसे रिलेटेड, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम इनका कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन हाँ 5.65 का हम मानते हैं इस चीजों को। और प्लस ये एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसको ध्यान रखना, ये छोटे पॉइंट है बट ध्यान रखने लायक पॉइंट है। कि इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और अगर आप देखें तो इसका जो रिमूवल है, मैंने क्या बोला, जब इसका रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट कर प्रेसिडेंट रहा है तो उससे नीचे की अथॉरिटी कभी रिमूव नहीं कर सकती है। उसके बराबर की ही बॉडी रिमूव करेगी या वही पर्सन रिमूव करेगा। ठीक, प्रेसिडेंट ने अगर अपॉइंट करा तो इसको प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। तो ये कुछ इस तरीके के चीजें हैं। बट किस ग्राउंड्स पे? बैंकरप्सी के ग्राउंड पे, अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पे। ठीक, या उसको जेल हो रखी हो, या कोई क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ हुआ हो। ठीक, या किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज पाया गया हो तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देता है। अभी तो आपने अभी आपने टिकट्स कुछ कब बोल रहे हैं? हाँ।
हाँ बोलिए। अभी आपने लोकायुक्ता का कार्यकाल जो 5 इयर्स से 70 इयर्स बोला था, वो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैंने 5 इयर्स और 65, 5 इयर्स से 65 इयर्स तक पढ़ा था। तो उसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। किसका? लोकायुक्ता? लोकायुक्ता तो 5 पैसेट ही बताया है मैंने। वो 5 और 70 किससे बता रहे थे? क्या? 5 और 70। लोकायुक्ता का 5 और 70 होता है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोला था 5 और 65 इयर्स। तो आपने बोला था कि 5 इयर्स और 70 इयर्स तक हो गया है, ऐसा कुछ। 5 और 70। मैं ये बोल रहा था किसके बारे में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो एनएचआरसी के बारे में। लोकायुक्ता तो 5 पैसेट ही है, एनएचआरसी का 70 तक रहता है ना। एनएचआरसी का तो 70 तक ही रहता है, या मैं अभी भी चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि एनएचआरसी का तो मतलब वो 3 साल नहीं, वो 5 साल बोला हुआ था मैंने कि 5 साल। 5 साल टू 70 साल, जैसे उसमें था ना, 3 3 से 70। तो ये 5 से 70 है वो। लोकायुक्ता नहीं, लोकायुक्ता तो स्टार्टिंग में बता ही दिया था मैंने, 5 से 65 है वो। ठीक है, चलिए, कोई इशू नहीं है सर। कोई दिक्कत। लोकायुक्ता 5 पैसेट था, और ये 3 70। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे। अरे कहाँ चल रहे थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उस पे, तो इसको इसके रिमूवल की बात कर रहा था मैं। तो इनका रिमूव करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। ऑब्वियसली बात है, जब अपॉइंटमेंट उनके द्वारा करा गया तो रिमूव भी उनके द्वारा ही करा जाएगा। कोई नीचे की बॉडी उनको वो नहीं कर सकती, रिमूव नहीं कर सकती है। ठीक। और इनका कितना टेन्योर आपको देखने को मिलेगा? कितना? ये तो टेन्योर तो अभी हमने बता ही दिया है, 65 तक, 5 पैंसठ। और अगर आप देखें, अगर कोई भी इनके मिसबिहेवियर के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी या इनकेपेसिटी के अगेंस्ट इंक्वायरी होती है, या उस मतलब इनको गिल्टी पाया जाता है, तो ये तब भी रिमूव कर दिए जाते हैं, या ये खुद अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक, ये अपना खुद क्या होते हैं, बाध्य होते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्या, सेम इसी के साथ हम पढ़ देते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ऑब्वियसली बात है, ये भी आरटीआई एक्ट के थ्रू ही आया है। इसके अंदर भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये रिक्रूट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट करा जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा। लीडर ऑफ अपोजिशन किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक। जो क्वालिफिकेशन होगी वो मेंबर्स की किस फील्ड में हो सकती है? पब्लिक लाइफ वगैरह से रिलेटेड चीजों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और वो जो मेंबर्स हैं वो किसी भी एमपी एमएलए से कनेक्टेड या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होने चाहिए। ठीक। इसको ध्यान रखना। इनका भी कितना होता है? 5 पैंसठ होता है एनुअल। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है ना, अगर आप देखते हैं काफी अच्छे से, वो रिमूव मतलब जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे वो रिक्रूट करा गया है किसके द्वारा? आपके गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर के द्वारा ही रिमूव करा जाएगा या प्रेसिडेंट के द्वारा? बट यहाँ पे गवर्नर के द्वारा ही रिमूव करा जाता है। सेम उन्हीं ग्राउंड्स पे जिन ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करा जाता है। कौन से? अनसाउंड माइंड, बैंकरप्सी, ठीक, या किसी क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट हो रखा हो किसी क्रिमिनल केस में। ठीक। तो इसको ध्यान रखिए। 2 3 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और रह गई हैं। कल से फिर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बॉडीज इसलिए स्टार्टिंग में देख ली थी क्योंकि हम इनको भूल जाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, और चीजें याद भी नहीं रहती हैं। ठीक, तो कल से फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करेंगे। तो अब सीबीआई देख लेते हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपके 1963 में मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो 1963 बोल रहा हूँ। ये सांथानाम कमेटी आई थी ना 1962 64 में, तो उनकी रिकमेंडेशन पे काफी अच्छे से सीबीआई का रिक्रूटमेंट हुआ था।
आप लोगों को पता ही होगा, सांथानाम कमेटी थी। और जो सीबीआई है, अभी यार कल इसको कितने 60 साल पूरे हुए हैं ना। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी अच्छे से इस चीज पे बोला भी था, ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड वगैरह चीजें भी हुई थी। ठीक, तो उसको ध्यान रखना। तो ये जो सीबीआई है, ये अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करता है? आपके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये अपनी पावर को ड्राइव करता है। ठीक, अब हम इसको बोलते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी, आप खुद सोचो, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, बट ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई, और प्लस ना ही ये पावर ले रही है किसी पार्लियामेंट्री, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है, बट ये पहले से ही इस्टेब्लिश्ड एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू पावर्स ले रही है। ठीक, 1946 के थ्रू, ध्यान रखिएगा। कौन सा 1946? हाँ मैम, 1946 है। और ये किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे? सांथा नाम कमेटी के। सीबीआई के जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर और अन्य स्पेशल डायरेक्टर के द्वारा असिस्ट करा जाता है डायरेक्टर को। इनका टेन्योर 2 साल का होता है, अगर हम सीवीसी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक, ये फंक्शन किसके अंदर में करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ठीक, पीएमओ ऑफिस के अंदर में ये काम करते हैं, मतलब ये जो अंडर में। ठीक, इनका काम होता है कि करप्शन से रिलेटेड चीजों को प्रिवेंट करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेशन में। ये वर्क करते हैं किसके सुपरविजन में? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुपरविजन में। अगर ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, इफ अगर सीबीआई कोई भी मैटर को डील कर रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर का, तो वो किसके सुपरविजन में काम करती है उस टाइम पे? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। तो ये थोड़ी सी बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अगर और चीजें बताई जाएं तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकती है आपके अदर चीजों में भी, इकोनॉमिक फिस्कल लॉ से रिलेटेड, या कोई एक लॉ का ब्रीच कर दिया है। ठीक, किसी कस्टम का या सेंट्रल एक्साइज का या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का रिलेटेड कोई वायलेशन कर दिया, तो उन तरीके के केसेस में भी सीबीआई क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक, या तो कोई इनको डिपार्टमेंट इस तरीके के केसेस सौंप सकता है कि हाँ ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करके बताइए। ओके, तो कोई भी जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न होगा इन सब चीजों से रिलेटेड, तो वो डिपार्टमेंट इनको इन्वेस्टिगेशन सौंप देगा कि ठीक है, आप हमको ये करके दीजिए इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सीबीआई है ना, मैं थोड़ा सा और डिटेल में तो नहीं इतना जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता दे रहा हूँ थोड़ी सी। सीबीआई में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कंसेंट से रिलेटेड। मैं अगर वैसे ही एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बताऊं, या किसी भी स्टेट में अगर आप जाके देखेंगे, अभी भी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं रूलिंग गवर्नमेंट को वो नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, या जो पास्ट गवर्नमेंट गई है, मैं सिंपल चीजें बता रहा हूँ कि जो कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट रहती है उसके जो भी, मतलब मान लीजिए कल को, या मैं मान लेता हूँ कि यही है, बीजेपी को ही मान लेते हैं, लेकिन मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एज अ एग्जांपल के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ। मान लीजिए बीजेपी है, जितने भी स्टेट है अगर उसमें बीजेपी नहीं है कि नहीं, कि मान लीजिए कि जैसे वेस्ट बंगाल है, तो उसमें जाके आराम से आपको सीबीआई के छापे देखने को मिल रहे हैं। या मान लीजिए बिहार में नहीं है बीजेपी, तो आपको वहां पे जाके देखने को मिलेंगे। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कल को कांग्रेस है रूलिंग गवर्नमेंट में, तो उसकी वेस्ट बंगाल में सरकार नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में आपको सीबीआई काफी अच्छे से देखने को मिलेगा छापे मारते हुआ, या बिहार वगैरह में। तो आपने एक चीज सोचिए, क्या क्या सीबीआई को इतनी पावर होती है कि वो डायरेक्टली किसी भी स्टेट में जाके इंक्वायरी कर सकता है? उसमें दो चीजें आती हैं, है ना। उसमें कंसेंट की बात आती है। देखिए क्या होता है कि अगर सीबीआई जाता है इन सब स्टेट्स में इंक्वायरी के लिए, तो उसको बकायदा इन सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी होती है। अब क्या होता है कि कुछ जो स्टेट्स होते हैं, मान लीजिए
वो एक जनरल कंसेंट दे देते हैं। जनरल कंसेंट इन द सेंस कि यार तुम बार बार आए जा रहे हो, एक काम करो, हम तुमको जनरल कंसेंट देते हैं, आइए इंक्वायरी करिए और जाइए, आइए इंक्वायरी करिए और जाइए, सिंपल। कि हम जनरल मतलब कुछ स्टेट क्या करते हैं, जनरल कंसेंट ले लेते हैं। जनरल कंसेंट इन द सेंस क्या, कि वो सीबीआई को अलाउ कर देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए और चले जाइए, हम बार बार परमिशन नहीं दे रहे हैं, एक बार ही परमिशन ले लो। मतलब होता है ना, जैसे स्कूल में टीचर्स है, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम ये वो, तो मैडम बोलते हैं एक बार में, अरे जिसको जो जाना है चले जाइए, मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आइए जाइए पानी पीजिए कुछ भी करिए, ठीक। तो सेम उस तरीके से। लेकिन ये जो परमिशन है ना, वो खासकर वो स्टेट देने के लिए रेडी हो जाते हैं जो कि बीजेपी या रूलिंग गवर्नमेंट वाले स्टेट्स होते हैं, जिनमें रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने, मतलब ऐसा देखने को मिलता ही है। अगर मान लीजिए इस टाइम पे बीजेपी है, बीजेपी रूलिंग स्टेट्स ने जनरल कंसेंट दे दिया है, क्योंकि उनको कुछ डर नहीं लगेगा, अरे हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में भेजती है, रूलिंग गवर्नमेंट वाले स्टेट्स में भी भेजती है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो जो अन्य स्टेट होंगे ना, उनको डर लगने लगेगा, उनको ज्यादा डर होगा, तो वो अपना जनरल कंसेंट वापस ले लेते हैं, है ना। जैसे कि वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट अपना वापस ले लिया था, क्योंकि उसको लगा कि भाई हम सेंटर में तो बीजेपी और हम यहाँ पे हैं। अभी केस भी काफी अच्छे से देखने को मिला था। तो वो जो जनरल कंसेंट वापस ले लेते हैं, तो हर बार परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, इफ कोई केस अगर हमारी इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ है या पब्लिक के इम्पोर्टेंस से काफी अच्छे से जरूरी है, ठीक। या मतलब कुछ जो कि लार्ज स्केल पीपल की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उन केसेस में काफी अच्छे से। सर एग्जैक्टली मीन ऑफ जनरल कंसेंट फॉर एग्जांपल मैम, एग्जैक्टली मीन ऑफ जनरल कंसेंट का वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे टीचर से आप, कोई स्टूडेंट है वो बार बार पूछ रहा है, मैम मैं मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, ये सब मतलब तमाम स्टूडेंट। अब मैडम भी बार बार परेशान हो गया कि यार तुमको हर 5 मिनट में जाना होता है, एक काम करो, जब आप आराम से जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम सीबीआई को जनरल कंसेंट दे देते हैं रूलिंग गवर्नमेंट वाले स्टेट्स, अधिकतर, कुछ नॉन रूलिंग गवर्नमेंट वाले भी दे देते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो क्या होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट वाले होते हैं वो परमिशन देते देते हैं सीबीआई को कि हाँ ठीक है आप आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए जाइए, बार बार परमिशन लेने की हमसे जरूरत नहीं है, ठीक। बट इस तरीके की चीजें कौन करते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट वाले स्टेट्स, ना कि नॉन रूलिंग गवर्नमेंट। नॉन रूलिंग गवर्नमेंट वाले को खतरा रहता है भाई, ये तो कल को आके हमारी सरकार ना गिरवा दे इस चक्कर में, है कि नहीं। ठीक है, सुशांत सिंह केस में न्यूज में था, हाँ क्यों नहीं था, बहुत अच्छे से न्यूज में था, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं क्या बता रहा था इससे रिलेटेड, कि सीबीआई वगैरह काफी अच्छे से इन सब चीजों में दिख रही थी। हाँ, बट इसमें एक चीज बता देता हूँ, ये स्यूमोटो एक्शन ले सकती है सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में, बिकॉज यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। ये स्यूमोटो एक्शन ले सकती है बट यूनियन टेरिटरीज में, स्टेट्स में ये स्यूमोटो एक्शन एज सच नहीं ले सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीबीआई के साथ साथ क्या, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी सांथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाया गया था, ठीक। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू, वही सीबीसी एक्ट 2003 के थ्रू, ठीक। ये बेसिकली क्या करता है, जो करप्शन, मिसयूज ऑफ ऑफिस या विशल विलोअर की फॉर्म में यूज करा गया है ना, या कोई भी डिस्क्लोजर वगैरह के एलिगेशन लगे हुए होते हैं, तो उन सब चीजों से रिलेटेड सीवीसी आपका डील करता है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक चीफ विजिलेंस कमीशन कमिश्नर और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है। इनका टेन्योर 4 65 का होता है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे रिक्रूट होते हैं, इनकी रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है, प्रधानमंत्री, पीएम, होम मिनिस्टर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि होम मिनिस्टर आपके होने चाहिए, पीएम, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा ये रिक्रूट करे जाता है। कौन, चेयरमैन और बाकी अन्य अदर मेंबर।
ये अगर एक बार रिटायर हो जाते हैं तो ये बाद में अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इनका जो सैलरी और अलाउंस है वो सिमिलर होता है यूपीएससी के बराबर। ठीक। जो प्रेसिडेंट हैं वो इनको रिमूव कर सकते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे? सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट को कुछ इस तरीके से इंक्वायरी में पाया जाता है इनका मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी वगैरह। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ सर, टाइम पीरियड 465 तक है। सीबीसी बेसिकली किस चीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट रिसीव करता है? करप्शन, मिसयूज ऑफिस का। ठीक। अगर आप देखेंगे तो ठीक है। सीबीसी को कौन अप्रोच कर सकता है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकपाल, विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर इन द सेंस कि आप किसी एक संस्थान में काम कर रहे हैं, ठीक, और वहां पे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो विशल ब्लोअर क्या मतलब? सीटी बजाना। विशल ब्लोअर एक्ट भी है एक, आपको पता है, ठीक, आवाज उठाना। लेकिन अगर उसमें देखें तो विशल ब्लोअर क्या? सीटी बजाना एक तरीके से, मतलब कोई जिस भी पर्सन ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हो एक तरीके से, तो वो भी इस चीज को देख लेता है। और अगर मैं आपको बता दूं तो सीबीसी कोई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। सीबीसी एक एजेंसी है जो कि काफी अच्छे से चीजों के केस को रजिस्टर्ड करती है। वो खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो अपना काम सौंपती है सीबीआई को। सीबीसी इज नॉट अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सीबीसी इन्वेस्टिगेशन कराती है सीबीआई के थ्रू, या अपने कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू करा सकती है, बट मेनली ये सीबीआई के थ्रू ही कराती है। और ये जो भी करप्शंस होते हैं वो किस एक्ट के थ्रू वाले रजिस्टर्ड करती है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के जो होते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी होती है एक, एनडीएमए के नाम से आप जानते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई जाती है। एक तो आपकी नेशनल में एनडीएमए, स्टेट में एसडीएमए, डिस्ट्रिक्ट में डीडीएमए। ठीक। ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो नेशनल की अगर बात करूं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की, तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके पीएम होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो? सीवीसी का वर्क एरिया डिवाइड होता है, हाँ, मतलब बेसिकली करप्शन वगैरह से रिलेटेड ही चीजों को ये डील करती है। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? माइक पे आके बता दीजिए, टाइप भी अगर नहीं करना है तो। क्या होता है? काफी जगह देखने को मिल रहा है ना एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एनडीएमए का जो चेयरपर्सन होता है वो पीएम होता है, एक्स ऑफिशियो। मैं माइक ऑफ कर लेता हूँ। सर, जितना मेरे को पता है, एक्स ऑफिसर बेसिकली वो होता है जो पोजीशन होती है ना, वो होल होती है उसकी, ना कि वो इंडिविजुअली उस पोजीशन को होल्ड करता है। मतलब अगर पीएम इसका चेयरमैन है तो आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो बेसिकली उसका जो भी अदर उसके साथ व्यक्ति इंडल्ज है काम करने में तो वो भी उसके चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन वाला काम करेंगे? मतलब एक बार मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? सर अच्छा चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्स ऑफिशियो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से खैरात में मिलना चीज। मैं एक शब्द ऐसा यूज कर रहा हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मतलब तुम पीएम तो बनोगे लेकिन साथ में तुमको ये जो पोजीशंस हैं वो आपको साथ में मिल जाएंगी। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है बट उनको स्पीकर की जो पोस्ट होती है राज्यसभा की वो एक्स ऑफिशियो, मतलब वो पोजीशन ग्रहण करने के बाद उनको ये पोजीशन मिल जाती है। मतलब वो है तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बट उनको ऑफिस के अलावा भी उस जो उनका जो मेन ऑफिस है उनके अलावा भी उस पोजीशन पे जो होगा उसको ये पोजीशंस एक तरीके से फ्री में मिल जाएंगी, ऐसा समझो। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड होता है, मतलब चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट के साथ उसको वो पोस्ट फ्री में मिली है, ऐसा मान लीजिए। ठीक। एक्स्ट्रा सर, आउट ऑफ ड्यूटी। हाँ हाँ प्लीज।
सर मैं वैसे तो समझाने में थोड़ा अक्षम थी, बट मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसे बोलते हैं ना, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो द मीन ऑफ सेम कि आपने अभी जो बोला ना, एक के साथ वो दूसरा फ्री, लाइक सेम, वही वही मैं बोलना चाह रही थी। सॉरी, मैं वैसे नहीं एक्सप्लेन कर पूरा। नहीं नहीं ठीक है, आपने सही एक्सप्लेन करा, मैं समझ गया था आप किस क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। एनडीएमए में आपका जो चेयरपर्सन होता है वो आपके पीएम होते हैं, उसके साथ 9 मेंबर से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक, 9 मेंबर्स। और जो नॉमिनेट करा जाता है चेयरपर्सन, वो किसके द्वारा करा जाता है? आपके मतलब जो अदर मेंबर्स हैं वो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि चेयरपर्सन तो खुद पीएम होता है इनका। जो अदर मेंबर्स वगैरह हैं अगर आप देखेंगे तो कौन होते हैं? वाइस चेयरपर्सन, है ना। और कुछ में मतलब उनकी जो वो है पावर हो, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होनी चाहिए। जो अदर मेंबर्स हैं उनकी जो पावर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसीज बनाने में, प्लान्स गाइडलाइंस बनाने में, डिजास्टर से रिलेटेड। ठीक, कि डिजास्टर को किस बेहतर वे में, मैनेज्ड वे में चीजों को करा जा सकता है काफी अच्छे से। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेम इसी तरीके से आपका एसटीएमए होता है। एसटीएमए के अंदर कौन होता है? आपका चेयरपर्सन आपका चीफ मिनिस्टर होता है। इसके अंदर भी 9 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो 9 मेंबर है ना, 9 मेंबर के अंदर जो चीफ ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। मतलब चीफ मिनिस्टर तो इसका चेयरपर्सन होता है एक्स ऑफिशियो, बट जो चीफ ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चीफ होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चीफ होता है, वो एसडीएमए का एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है। ठीक, और बेसिकली ये भी आपकी डिजास्टर से रिलेटेड चीजों को प्लान वगैरह करने में, मतलब प्लान वगैरह करती है, आपको पता ही है। डीडीएम है आपकी डिस्ट्रिक्ट में होती है, मतलब समझ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के तमाम फायदे हैं भाई। आप एक ऐसा समझो, आप अपने आप में एक राजा से बन जाते हो, तमाम अथॉरिटी के तो आप हेड बन जाते हो, है ना। कुछ चीजें आपके बिना हो ही नहीं सकती हैं, पावर तो बहुत होती है ना। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो डीडीएमए का चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा आपको अगर देखने को मिले तो अदर चेयरपर्सन होते हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकल अथॉरिटीज से आए हुए, या ट्राइबल एरिया से, अगर ट्राइबल एरिया के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। ठीक, या डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होती है तो वो मेंबर होता है। मतलब वो डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया कि आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के मेंबर भी होते हैं। ठीक, कम से कम जो 2 मेंबर हैं, मैक्सिमम 2 मेंबर अपॉइंट करे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट के द्वारा। ध्यान रखना, डीडीएमए में कम से कम 2 मेंबर, मैक्सिमम 2 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं स्टेट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। एनआईए देख लेते हैं। सारी बॉडीज खत्म हो गई हैं, बस ये लास्ट एनआईए बची है। ठीक, इसके बाद आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोनों 2 घंटे में खत्म हो गई हैं। बहुत, मतलब 2 घंटे इन द सेंस 1 घंटा कल और 1 घंटा आज। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी स्टैब्लिश हुई है 2009 में, एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू। ठीक, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है आपकी काफी अच्छे से चीजों को, कि अगर आपकी सोवर्निटी पे कोई खतरा है, सिक्योरिटी पे या आपकी इंटेग्रिटी पे भारत की खतरा है, तो अगर आप देखेंगे काफी अच्छे से, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है एक तरीके से। जो भी ये गतिविधि है, मतलब मान लीजिए टेररिस्ट चीजों से रिलेटेड, इन सब में तो ये काफी अच्छे से, इनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है स्टेट वगैरह से। अगर कोई इस तरीके की गतिविधि पाई जा रही है किसी भी स्टेट में देखने को मिल रहा है, तो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द स्टेट द बॉडी कैन इन्वेस्टिगेट। ठीक, वो बॉडी बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक, हाँ 2008 में टेररिस्ट अटैक हुए थे तो उस टाइम पे ये लागू किया गया था एग्जैक्टली। ठीक, ये उस टाइम पे बनाई गई थी बेसिकली इन सब चीजों से रिलेटेड। अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हाँ आप हमारा ये जो इन्वेस्टिगेशन का केस है एनआईए से प्लीज करा दीजिए, ठीक, तो वो काफी अच्छे से
उनसे करा भी सकते हैं एनआईए से, बट जो केसेस हैं वो एनआईए एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो केस दे जा रहे हैं यार हमारे यहाँ चोरी हो गई है उसका केस करा दो, नहीं। जो केसेस मेंशन्ड हैं जो रजिस्टर्ड है एनआईए एक्ट में, उन केसेस से रिलेटेड अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ इस चीज से रिलेटेड इंक्वायरी करा दीजिए, तो वो करा देती है। ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए को किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं भी भेज सकती है जो ऑफेंस एनआईए एक्ट के अंदर मेंशन है। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको पता है एनआईए किन किन से रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन करता है, आपके यूएपीए वगैरह से रिलेटेड भी है ना, अनलॉफुल प्रिवेंशन एंड एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड भी, आपकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट से रिलेटेड कुछ, क्योंकि अगर पता है ना एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड अगर कुछ हो गया तो भाई पूरे देश के लिए चीज है। तो इस तरह की केसेस वो डायरेक्टली उनको कर देती है। और अगर आप करंटली देखें तो 9 ब्रांचेस हमारी काम कर रही हैं एनआईए की। अभी बिल लाया गया था एक 2019 में, एनआईए अमेंडमेंट बिल, जो कि पास करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक। जिसने ओरिजिनल एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करी। ठीक। उन्होंने बोला कि एनआईए अब इस टाइम पे अदर ऑफेंसेस में भी डीलिंग कर सकता है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो कि रिलेटेड होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, या काउंटरफिट करेंसी से रिलेटेड होंगे, है ना, मतलब इन द सेंस की फेक करेंसी वगैरह से रिलेटेड, या मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोहिबिटेड आर्म्स से रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनसे रिलेटेड, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड, या जो ऑफेंसेस आपके रजिस्टर्ड है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के अंदर, उसके तहत भी अब ये इंक्वायरी कर सकते हैं। एनआईए के स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं ट्रायल वगैरह के लिए, अगर आपको पता हो तो वो जो एनआईए का स्पेशल कोर्ट बनता है वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के तहत बनता है एनआईए एक्ट 2008 के अंदर। ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन ज्यूरिस्डिक्शन के खिलाफ आता है इन कोर्ट की तो वो डिसाइड करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक। ये जो प्रिसाइड करा जाता है एनआईए का स्पेशल कोर्ट, वो प्रिसाइड करा जाता है जज के द्वारा, जो कि अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट वो जो जज है वो किसकी रिकमेंडेशन पे आता है एनआईए कोर्ट में? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, के द्वारा। मतलब मान लीजिए जिस स्टेट में वो एनआईए का स्पेशल कोर्ट बन रहा है, तो उस स्टेट का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो रिकमेंडेशन देगा कि हाँ आप इनको एनआईए का रिक्रूट कर सकते हैं जज। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एम्पावर होता है कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सकता है किसी एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे अन्य स्पेशल कोर्ट में। मतलब मान लीजिए कि एनआईए का स्पेशल कोर्ट बनाया गया है आपके उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट अगर करना चाहे तो हरियाणा के स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है वो केस, अगर उसको लगता है तो किसी एक पर्टिकुलर केस में या सरकमस्टांसेस में मान लीजिए उसको लगा कि केसेस की इंक्वायरी सही से नहीं चल रही है ये चीजें, तो वो एक स्टेट के स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्टेट के एनआईए के कोर्ट को केस को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। एनआईए के जो स्पेशल कोर्ट होते हैं वो काफी अच्छे से एम्पावर होते हैं क्रिमिनल ऑफ प्रोसीजर कोड के तहत भी, जो सारी चीजें मतलब जो अदर कोर्ट्स वगैरह करते हैं तो सेम काफी अच्छे से ये भी करते हैं, सेंटेंस भी दे सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं काफी अच्छे से। ठीक। मतलब जो अदर कोर्ट्स को पावर होते हैं सेम उसी तरीके की पावर होती है, ऐसा मान लीजिए। ठीक। तो ये जितनी भी थी बॉडीज वो हमारी खत्म हो गई हैं, चाहे आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि आपकी मेंशन है किसमें, लक्ष्मीकांत में। मतलब समझ रहे हैं लास्ट के लगभग 10-15 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं अगर आप देखेंगे तो। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर तक ये दे रखा है। मतलब एक सेक्शन लक्ष्मीकांत का आपका पूरा हो गया है 2 घंटे में, है कि नहीं? अगर आप देखते हैं तो ये जो बॉडीज थी ये आपकी दे रखी है कहाँ, चैप्टर 42 से स्टार्टेड है ना। लास्ट वर्स्ट इलेक्शन कमीशन रह गई थी, इलेक्शन कमीशन अभी मैंने इसलिए नहीं इलेक्शन कमीशन भी कराया है। 42 से स्टार्ट है और कौन से चैप्टर तक ये आपके 59 तक, मतलब लगभग कितने, 16, मतलब 10 और 9 और 2 7 लगभग 16-17 के चैप्टर के आसपास 2 घंटे में हम कर चुके हैं काफी अच्छे से लक्ष्मीकांत के। ठीक।
तो ध्यान रखिएगा चीजों को। ऐसा अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइएगा, और थैंक यू।